हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं अब तक अपने चैनल पे दूसरों के साथ घटी घटनाओं पर आधारित कहानी अपलोड करती आई हूँ, लेकिन आज मैं खुद का अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अपने यूट्यूब चैनल पर हॉरर स्टोरीज अपलोड करने के दौरान मेरे साथ कुछ ऐसा खौफनाक हुआ था कई सालों पहले, जिसके बारे में जानकर शायद आप भी मेरी तरह ही डर जाएंगे। मेरे साथ क्या हुआ था वो जानने के लिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और हमारे साथ जुड़े नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं हॉरर स्टोरीज अपलोड करती रहती हूँ। मैं एक हॉरर लवर हूँ। मुझे हॉरर स्टोरीज और हॉरर से जुड़े इंसिडेंट्स के बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी है। यही वजह है कि मैंने एक ऐसा यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसमें मैं अपने पैशन को फॉलो कर सकूं। अभी तो मेरी टीम में राइटर्स हैं जो मेरे लिए हॉरर स्टोरीज लिखते हैं, लेकिन जब मैंने ये चैनल बनाया था तब मैं खुद ही स्टोरीज लिखती थी, उनका वॉइस ओवर करती, एडिट करती और फिर अपलोड करती थी। मैं अपने चैनल पर रियल इंसिडेंट से इंस्पायर स्टोरीज ही अपलोड करती हूँ, या फिर कुछ ऐसी रियल स्टोरीज जिनमें थोड़े बहुत चेंजेस करने हो या नाम या जगह बदलकर उन्हें अपलोड करती थी। जिस वजह से जब मैं खुद लिखती थी तब पहले अच्छी तरह रिसर्च करती थी, जैसे भूत प्रेत जिन चुड़ैल डायन पिशाचिनी या अप्सराएं किस तरह की रूहें होती हैं, उनकी शक्तियाँ कैसी होती हैं, उन्हें कैसे सिद्ध या काबू किया जा सकता है, या फिर ये किस तरह से इंसानों को परेशान करती है और कैसे एक तांत्रिक ओझा या साधक उन्हें अपने काबू में करता है। और फिर रियलिस्टिक स्टोरी लिखती थी, जिस वजह से मैं पूरा समय उन्हीं के बारे में पढ़ती या सोचती रहती थी ताकि मैं एक रियल लगने वाली हॉरिफाइंग स्टोरी लिख सकूं। इतना ही नहीं, मैं अपने बड़े बुजुर्गों से भी उनके साथ हुई किसी डरावनी घटना के बारे में पूछती थी, तो मुझे उनसे भी स्टोरी लिखने का आइडिया मिल जाता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं जो कर रही हूँ उसका मेरे मन और मुझ पर क्या असर हो सकता है। वो दिन भी मेरे लिए पिछले बाकी दिनों की तरह बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो दिन मेरी जिंदगी और सोच पूरी तरह से बदल देगा। उस दिन मैं सुबह जल्दी उठी और घर का सारा ज़रूरी काम पूरा करने के बाद एक स्टडी की और फिर जिन के बारे में अच्छी सी स्टोरी लिखने बैठ गई। मैंने पहले ही उसके बारे में अच्छी तरह से रिसर्च कर ली थी। रिसर्च के साथ साथ मैंने किसी से एक जिन की कहानी सुनी भी थी। उसने मुझे बताया था कि एक बार एक जिन उसके पीछे पड़ गया था और फिर उसकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर हो गई थी। उसे पीछा छुड़ाने के लिए उसे अपने शरीर का एक अंग उसे देना पड़ा था और आज भी उसके शरीर का वो अंग काम नहीं करता। मैं वही सब सोचकर दोपहर 2 बजे स्टोरी लिखने बैठी थी और कब शाम के 8 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। और तब तक स्टोरी लगभग कंप्लीट हो ही गई थी कि तभी मुझे माँ की आवाज़ सुनाई दी, खाना नहीं खाना है क्या? आकर खाना खा ले, फिर करना जो करना है। उसके बाद मैं खाना खाने चली गई। खाना खाने के बाद मैं फिर से कहानी लिखने बैठ गई। कहानी तो पूरी हो गई थी, लेकिन मुझे उसमें कुछ कमी लग रही थी। वो कमी क्या थी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे कहानी में कुछ अधूरापन लग रहा था। इसीलिए मैं वो कहानी बार बार पढ़ रही थी और मैंने जो लिखा था वही सब इमेजिन करने की कोशिश कर रही थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे खिड़की के बाहर से किसी ने धीरे से मेरा नाम लिया। मैं एकदम चौंक कर खिड़की की तरफ देखने लगी, लेकिन मुझे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो आवाज़ किसी आदमी की थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। कुछ देर तक खिड़की की तरफ देखते रहने के बाद मैं फिर से अपनी कहानी पर फोकस करने की कोशिश करने लगी। तभी मेरा ध्यान घड़ी पर गया तो घड़ी 2 बजा रही थी। मेरा कंप्यूटर डेस्क खिड़की के पास में ही था। मैंने कंप्यूटर बंद किया और सोने की कोशिश करने लगी। उस रात मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे रूम में है। मुझे पूरी रात यही महसूस हुआ जैसे कोई मेरे आसपास घूम रहा है और मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है। जब भी मुझे नींद आती तब कभी ऐसा लगता जैसे एक परछाई मेरे सर के पीछे खड़ी है
और मुझे नींद से जगाने की कोशिश कर रही है। तो जब मेरी आंख खुलती, मेरा पूरा शरीर दर्द के मारे टूट रहा होता। उस रात मैं 1 घंटे से ज़्यादा नहीं सो पाई थी, क्योंकि जैसे ही मेरी नींद लगती वैसे मुझे घबराहट और बेचैनी होती। मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मेरी सांसें रुक रही हैं। वो एहसास बहुत ही डरावना था, लेकिन वैसा कुछ मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ था। जब मैं 8 साल की थी तब भी मेरे साथ वैसा ही कुछ हुआ था, लेकिन तब मुझे घबराहट और बेचैनी नहीं हुई थी, बल्कि रात के समय मैं एक डरावना सपना देखकर जाग गई थी। फिर अगले कुछ दिनों तक उस सपने की वजह से मैं सदमे में रही, क्योंकि मैंने जो सपना देखा था वो बहुत ही भयानक और डरावना था। बचपन की उस घटना के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि उस रात के बाद मेरे साथ आगे क्या हुआ। सुबह थोड़ी देर के लिए मुझे नींद आई, और जब मैं नींद से जागी तब मेरे कंधों और पीठ पर बहुत तेज दर्द हो रहा था। दर्द से ज़्यादा मुझे जकड़न महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे पीठ और कंधों पर भारी वजन बांध दिया है। तब मैंने सोचा शायद मैं रात में जागने की वजह से मुझे जकड़न और दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसका कारण कुछ और ही है। वो दिन तो जैसे तैसे बीत गया, लेकिन रात बहुत ज़्यादा कठिन होने वाली थी। उस दिन मैं एक काम के सिलसिले में बाहर चली गई थी, इसीलिए मैं स्टोरी पर ध्यान नहीं दे पाई थी। लेकिन वहाँ भी मुझे हर वक्त ऐसा एहसास होता रहा जैसे कोई मेरे साथ है, कोई है जो हर वक्त मेरे कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ चल रहा है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, जहाँ भी जा रही हूँ, वो मेरे पीछे है। मुझे अपने सीने में भारीपन भी महसूस हो रहा था, और बार बार मेरा गला भी सूख रहा था, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा पानी पी रही थी। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि उस दिन से पहले मुझे इतनी ज़्यादा प्यास कभी भी नहीं लगी थी, और ना ही मुझे सीने में भारीपन महसूस हुआ था। मेरी पीठ और कंधे पहले ही जकड़े हुए थे। तब मैंने सोचा शायद रात में न सो पाने के कारण मेरे साथ ये सब हो रहा है। इसीलिए अपने बाकी के काम पूरे होने के बाद मैं डॉक्टर के पास भी गई। डॉक्टर से नींद और दर्द की दवाइयाँ लेने के बाद मैं घर वापस आ गई, और थोड़ा आराम करने और खाना खा के दवाइयाँ खाने के बाद फिर से अपनी कहानी पर फोकस करने की कोशिश करने लगी। मैं कहानी बार बार पढ़कर उसका अधूरापन ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे वो अधूरापन नहीं मिल रहा था। तभी एक बार फिर मुझे पिछली रात की तरह ही खिड़की से उसी आदमी की आवाज़ आई। वो आवाज़ सुनकर मैं एकदम से चौंक गई और हड़बड़ाहट में खिड़की की तरफ देखने लगी। मुझे खिड़की से दूर जाती हुई एक परछाई दिखी। मैं तुरंत खिड़की के पास गई और ये देखने की कोशिश करने लगी कि आखिर वो परछाई किसकी है, लेकिन मुझे परछाई के अलावा कोई भी दिखाई नहीं दिया। मैंने आवाज़ देकर उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो आदमी जो कोई भी था चुपचाप वहाँ से चला गया। उसके बाद मुझे ध्यान आया कि मैंने कहानी तो पूरी लिख ली थी, लेकिन जिनको कोई नाम ही नहीं दिया था, और जब मैंने उसे रेहान नाम दिया तब मुझे वो कहानी पूरी लगी। कहानी पूरी लिख लेने के बाद अब बारी थी कहानी रिकॉर्ड करने की, और मैं वही करने लगी। दवाइयाँ खाने के बाद मेरा सर दर्द तो चला गया था, लेकिन जकड़न और सीने में भारीपन तब भी था, और प्यास भी बार बार लग रही थी। लेकिन कहानी रिकॉर्ड करते समय फिर से एक बार धीरे धीरे दर्द शुरू हो गया, जिस वजह से रिकॉर्डिंग में मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी। उस रात स्टोरी रिकॉर्ड करते समय मुझे डर भी महसूस हुआ। ये बात मुझे अजीब लगी, क्योंकि उससे पहले मुझे कभी भी स्टोरी रिकॉर्ड करते समय डर नहीं लगा था। स्टोरी रिकॉर्ड करते समय एक बार फिर मुझे ऐसा लगा जैसे खिड़की से कोई झांक रहा है। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो मुझे वही काली परछाई दिखाई दी। मैं उसे ध्यान से देखने की कोशिश करने लगी ताकि मुझे उसका चेहरा दिख जाए, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे उसका चेहरा साफ साफ नहीं दिखा। तब मैंने कहा, कौन है? कौन है वहाँ जो खिड़की से झांक रहा है? मुझे अपना नाम बताओ। जब उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया तब मैंने गुस्से में उसे बहुत कुछ सुनाया। मेरी धमकी सुनकर भी वो आदमी कुछ नहीं बोला। उसे धमकी देने के बाद मेरी तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे अचानक से मेरे शरीर का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मेरा पूरा शरीर दर्द करने लगा। मैं रिकॉर्डिंग बंद करके सोना चाहती थी,
लेकिन मुझे वो स्टोरी अगले दिन अपलोड करनी थी, जिस वजह से मैं रिकॉर्डिंग करती रही। उसी रात लगभग 2 से 3 बजे के बीच मुझे ऐसा लगा जैसे कोई दीवार से नीचे उतरा और मेरी गर्दन को पीछे से छू कर गया। अपनी गर्दन पर किसी के हाथ महसूस करके मैं बहुत ज़्यादा डर गई और उस कमरे में चारों तरफ देखने लगी, लेकिन मुझे कमरे में कोई नहीं दिखा। तो मैं रिकॉर्डिंग बंद करके बिस्तर में लेट गई। बिस्तर में लेटते ही अचानक मुझे अपने कमरे के एक तरफ एक आदमी दिखाई दिया। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी, चेहरे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो गुस्से में मेरी तरफ देख रहा था और उसने सफ़ेद कुर्ता और पजामा पहना हुआ था। उसे देखकर मैं उठकर बैठ गई और वो अचानक मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। बिस्तर में लेटते ही मुझे नींद का झोंका आया था, जिस वजह से वो सब मुझे अपने मन का भ्रम या सपना लगा, क्योंकि उस वक्त तक मैं जिन के बारे में ही सोच रही थी। उस कहानी की वजह से मैं हर वक्त जिन के ख्यालों में ही खोई रहती थी, जैसे कि वो कैसे दिखता है और वो क्या कर सकता है। सपने की बात से मुझे याद आया कि मैं आपको अपने बचपन की घटना के बारे में बताने वाली थी, इसीलिए पहले उसके बारे में बता देती हूँ। बाद में ये बताऊंगी कि मेरे साथ आगे क्या हुआ था। जब मैं 8 साल की थी तब गर्मी की छुट्टियों में मम्मी के साथ अपने नाना नानी के यहाँ गई थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, रात के समय मेरे मामा जी एक मूवी देख रहे थे। मुझे ये तो समझ में नहीं आ रहा था कि मूवी में क्या हो रहा है, लेकिन मुझे अच्छी लग रही थी क्योंकि मुझे टीवी देखना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए मैं भी उनके साथ वो मूवी देखने बैठ गई। एक दो बार मेरी माँ ने और एक दो बार मेरे मामा जी ने मुझे मना किया कि मैं वो मूवी ना देखूं, लेकिन मैं वो मूवी देखने की जिद पर अड़ गई। दरअसल मेरे मामा जी हॉरर मूवी देख रहे थे। अच्छी तरह तो मुझे याद नहीं है कि वो कौन सी मूवी थी, लेकिन शायद वो हॉलीवुड मूवी द ममी थी। मूवी खत्म होने के बाद मैं नानी के पास जाकर सो गई और मैंने एक सपना देखा कि बहुत सारे स्केलेटन मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ गए हैं और भाग रहे हैं और मैं उनसे बचने के लिए इधर उधर भाग रही हूँ। और जैसे ही एक स्केलेटन मुझे पकड़ता है, मेरी नींद खुल जाती है और मैं चीख पड़ती हूँ। उस वक्त मेरी नानी समझ गई थी कि मैंने कोई डरावना सपना देखा और मैं डर गई हूँ। इसीलिए उन्होंने मेरे कान में फूंक मारी और मेरा डर दूर करने की कोशिश करने लगी। उसके बाद उन्होंने मेरे तकिए के नीचे लोहे की चीज़ यानी एक छुरी रख दी ताकि मुझे दोबारा डरावना सपना ना आए। उस रात जब मुझे वो डरावना एहसास हुआ, तब मुझे अपनी नानी की वही बात याद आ गई। मैं तुरंत कमरे से बाहर गई और एक लोहे की चीज़ लेकर आई और उसे अपने तकिए के नीचे रख लिया ताकि मुझे दोबारा डरावना सपना ना आए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो आदमी मैंने अपने सपने में देखा था वो सपना नहीं बल्कि हकीकत में था। उस रात भी मुझे पिछली रात की तरह ही बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी। मुझे जब भी नींद आती तभी मुझे ऐसा लगता जैसे वही आदमी मेरे कमरे में घूम रहा है। जब सुबह हुई तो मुझे अपने पैरों में तेज दर्द महसूस हो रहा था और मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये सब मेरा एक वहम है, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। और पिछली 2 रातों से मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में मैंने अपनी माँ से बताया। मेरी माँ मेरी बात सुनकर मुझे डांटते हुए बोली कि मैं पूरा दिन आत्माओं के बारे में सोचती रहती हूँ, इसलिए मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब मेरे मन का भ्रम है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, वैसा ही हमारे साथ होने लगता है और सपने भी वैसे ही आते हैं। कई बार तो हमारा दिमाग भी भ्रम पैदा करता है और वही चीज़ दिखती है जिसके बारे में हम सोच रहे होते हैं या जिस चीज़ से हमें डर लगता है। माँ की बात सुनकर मैं बेफिक्र हो गई और मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था उसे अपने मन का भ्रम मान लिया। उस दिन के बाद से मैंने खुद स्टोरीज लिखना बंद करके अपने लिए राइटर्स हायर कर लिए ताकि वो मेरे लिए स्टोरीज लिख सके, और मैं सिर्फ स्टोरीज का वॉइस ओवर और एडिटिंग का काम करने लगी थी। अपनी माँ की बात मानकर मैंने उस परछाई और अपने कमरे में दिखाई देने वाली उस आदमी को अपने मन का भ्रम मान लिया था, लेकिन उसके बाद भी मेरे शरीर का भारीपन नहीं गया था। मुझे बार बार प्यास लगती थी और मुझे अच्छी तरह से नींद भी नहीं आती थी। मैं जब भी सोने की कोशिश करती तो मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मेरा हाथ पकड़ रहा है, और जब भी नींद आती तो मुझे डरावने और अजीब सपने आते।
कभी मैं अपने आप को बंद कमरे में पाती जिसमें मेरे अलावा एक और आदमी होता जो मुझे पकड़ने की कोशिश करता। उस बंद कमरे में मैं उससे बचकर कहीं भाग भी नहीं सकती थी, और जैसे ही वो मुझे पकड़ने आता मेरी तरफ, वैसे ही मेरी नींद खुल जाती। तो कभी मैं सपने में खुद को खाली सड़क पर भागती हुई देखती और वही आदमी मेरा पीछा कर रहा होता। उन सपनों की वजह से मैं अपने काम पर फोकस भी नहीं कर पा रही थी। न सिर्फ सपने, बल्कि वो बॉडी पेन और हमेशा अपने साथ किसी और के होने का एहसास भी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। आखिर मेरे साथ अचानक वो सब क्या और क्यों होने लगा था। मैं जो चीज़ जहाँ रख देती थी, वो चीज़ मुझे दोबारा वहाँ नहीं मिलती थी। कई बार तो मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने अपना कोई भी सामान कहाँ रखा है। लगभग 1 महीने से लगातार मुझे वैसे ही डरावने सपने आते रहे, जिस वजह से मुझे उन सपनों की आदत हो गई थी। लेकिन फिर एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो उन सपनों से भी कहीं ज़्यादा खौफनाक और भयानक था। मेरे लिए तो खौफनाक था, आप सबके लिए भी है या नहीं, वो तो आपको उस घटना के बारे में जानकर ही पता चलेगा। मुझे अच्छी तरह से याद है, वो संडे का दिन था और मैं हॉल में रखे सोफे में लेटी हुई थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से मेरे बाल पकड़े और मेरे सर पर हाथ फेरा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे अपने पैरों की उंगलियों पर भी किसी के हाथ महसूस हुए। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि वहाँ मेरे अलावा कोई भी नहीं था। अपना ध्यान उन सब से हटाने के लिए मैं अपने ही चैनल की एक कहानी सुनने लगी। मैं पूरी तरह उस कहानी में खो चुकी थी। तभी मुझसे किसी ने पानी मांगा और मैं किचन में जाकर पानी ले भी आई। लेकिन अचानक मुझे याद आया कि घर में कोई भी नहीं है। मम्मी पापा तो मार्केट गए हुए हैं। जैसे मुझे याद आया कि घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं है, वैसे मुझे अपने आप पे हंसी आ गई। लेकिन जब मैंने ये सोचा कि जब घर पर कोई नहीं है तो वो आवाज़ किसकी थी, उस बारे में सोचकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और मेरी धड़कन तेज हो गई। लेकिन तभी मुझे अपनी माँ की कही वो बात याद आ गई जो उन्होंने मुझे पहले कही थी, कि मैं आत्माओं के बारे में सोचती रहती हूँ, इसलिए मुझे अपने आसपास आत्माओं का अनुभव होता है। उनकी उस बात को याद करके मैंने अपने डर पर काबू पाया और किचन में चली गई ताकि अपने लिए कुछ खाने को ले आऊं। जब मैं खाना गर्म कर रही थी तो मुझे फिर से वही आवाज़ आई जो थोड़ी देर पहले मुझे हॉल में आई थी, और इस बार उसने मुझसे खाना मांगा। मैं वो आवाज़ सुनकर एक बार फिर से बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि मुझे अपने आसपास कोई भी नहीं दिखा। मैं समझ रही थी शायद मेरा भाई छुट्टियों में घर वापस आ गया है और मेरे साथ प्रैंक करके मुझे डराना चाहता है। इसलिए मैं ऐसे दिखाने लगी जैसे मुझे उस आवाज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, और मैं पूरी सावधानी से पूरे घर में उसे ढूंढने लगी। लेकिन पूरे घर में मुझे वो कहीं भी नहीं दिखा। कोई होता तब तो दिखता ना। ये बात मुझे और ज़्यादा डरा रही थी। जब कोई नहीं मिला मुझे, तो मैंने एक बार फिर उस आवाज़ को अपने मन का भ्रम समझकर उसे नज़रअंदाज कर दिया और वापस किचन में खाना लेने आ गई। खाना गर्म हो चुका था, लेकिन मैंने फ्रिज जैसे ही खोला तो मेरी नज़र फ्रिज में रखी मिठाई पर पड़ी। न जाने मुझे क्या हो गया, मैंने फ्रिज में रखी पूरी मिठाई खा ली। मैं ऐसे खा रही थी जैसे मैंने पहले कभी मिठाई खाई ही ना हो। उस वक्त मैं अपने काबू में थी या नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे कुछ ठीक से याद नहीं। मुझे ऐसा एहसास था जैसे मैंने मिठाई नहीं खाई, बल्कि मेरे द्वारा कोई और खा रहा है। और मिठाई खाने के बाद वो जो कोई भी था वो वहाँ से चला गया और मैंने भी खाना खाया। शाम के समय घर वापस आकर जब मुझसे मेरी माँ ने पूछा कि फ्रिज में रखी मिठाई किसने खाई है, और जब मैंने उन्हें बताया कि वो मिठाई मैंने खाई है, तो वो एकदम हैरान हो गई, क्योंकि मुझे मिठाई ज़्यादा पसंद नहीं थी और मैं 1 या 2 पीस से ज़्यादा मिठाई कभी भी नहीं खा पाती थी। लेकिन मैं 1 किलो के बराबर मिठाई खाने का दावा कर रही थी, जिस वजह से उन्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने उन्हें विश्वास दिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें मेरी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। कुछ देर तक मुझसे बहस करने के बाद मेरी माँ ये बोलकर वहाँ से चली गई कि तू ठीक कह रही है, तूने ही वो मिठाई खाई है। उसके बाद मैं भी अपने कमरे में चली गई। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मुझे अपने साथ क्या महसूस होता था। उसी वजह से मैं बिस्तर में जाकर आंख बंद करके लेट गई। तभी किसी ने मेरा नाम पुकारा। वो आवाज़ उसी की थी
जिसने मुझसे खाना और पानी मांगा था। मैं तुरंत उठकर बैठ गई और चारों तरफ उस आदमी को ढूंढने लगी। मैं चिल्लाकर गुस्से में बोली, जो कोई भी हो, मेरे सामने आओ। मुझे इस तरह डराने की कोशिश मत करो। मैं अब तंग आ चुकी हूँ। जैसे ही मैंने ऐसा कहा, वैसे ही मेरी आंखों के सामने वही आदमी सफेद कुर्ता और पजामा पहने आकर खड़ा हो गया, जो मुझे उस रात दिखा था। उसे देखकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच चुका था और मैं चिल्लाकर बोली, तुम आखिर हो कौन और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी वजह से मुझे कितनी परेशानी हो रही है? मैं ना तो ढंग से सो पाती हूँ, ना खाना खा पाती हूँ। यहाँ तक कि मैं अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रही हूँ। आखिर तुम मुझे टॉर्चर क्यों कर रहे हो? अगर तुमने अभी के अभी मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो मैं सबको तुम्हारे बारे में बता दूंगी और तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन भी करूंगी कि पूरी जिंदगी तुम जेल में सड़ते रहोगे इसकी वजह से। आखिर तुम्हें मुझसे क्या परेशानी है? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? मेरी बात सुनकर वो अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। उसकी वो मुस्कान देखकर मेरा दिल बैठ गया और न जाने क्यों मेरा पूरा शरीर कांपने लगा और मैं ठंडे पसीने से नहा गई। तुमने ही मुझे बुलाया है और अब तुम ही मुझ पर गुस्सा कर रही हो? मैं किसी के पास तभी जाता हूँ जब वो मुझे याद करता है, और मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मुझे बदले में तुमसे कुछ चाहिए। मुस्कुराते हुए वो आदमी मुझसे बोला। आखिर वो क्या कह रहा था मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। मैं उस समय बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और चाहती थी कि वो किसी भी तरह मेरी आंखों से दूर हो जाए और फिर कभी वापस लौट कर ना आए। और हाँ, मैं ये तो बताना भूल ही गई कि जिस रात से मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी थी, उस रात के बाद से मैं जब भी अपने कमरे की खिड़की के पास सोफे पे होती थी तो मुझे रात 12 बजे के बाद एक बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती थी। मैं उससे उसके बारे में भी पूछना चाहती थी, लेकिन मैं कुछ बोल पाती उससे पहले ही वो मुझसे बोला, आज तुमने मुझे मेरी सबसे मनपसंद चीज़ खिलाई है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। और अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द वापस आऊँगा। और अचानक मेरी आंखों के सामने से वो गायब हो गया। मैं अपने माता पिता से उसके बारे में बताने के लिए तुरंत उनके कमरे में जाने लगी, लेकिन वो दोनों हॉल में बैठे जो बातें कर रहे थे वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो दोनों किसी और के बारे में नहीं बल्कि मेरे बारे में ही बातें कर रहे थे। मेरी माँ बोली, न जाने आजकल इसको क्या हो गया है, वो अपने आप से ही बातें करती रहती है। अपने कमरे की खिड़की के सामने खड़ी हो जाएगी और बातें करती रहेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, वो खुद की चीज़ें रखकर भूल जाती है और फिर हम पर चिल्लाती है, जैसे कि हमने उसका कुछ बिगाड़ दिया हो। मुझे तो लगता है वो डिप्रेशन में जा रही है और अपना दिमागी संतुलन खो बैठी है। उनकी बात पूरी हो जाने के बाद मेरे पिताजी बोले, हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जब से उसने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, तब से वो कुछ ज़्यादा ही काम करने लगी है, जिस वजह से उसे आराम करने का वक्त ही नहीं मिलता। मैंने भी महसूस किया है कि वो हर उस बात पर चिल्लाती है जो उसके मन की नहीं होती, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करने लगी है। वो पहले ऐसी नहीं थी। अभी भी जब तुम उसे समझा रही थी, तब भी वो तुम्हें किस तरह अजीब ढंग से बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी, और उसकी आवाज़ में एक अजीब सा बदलाव था। इतना ज़्यादा गुस्से में मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। मुझे ऐसा लगता है कि हॉरर स्टोरी लिखने और पढ़ने की वजह से उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा है। वो आत्माओं के बारे में पूरा दिन सोचती रहती है, जिस वजह से वो उन्हें अपने आसपास महसूस करने लगी है। हमें जल्दी ही उसे किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना होगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठे और फिर। मेरे पापा इससे आगे कुछ भी बोल पाते उससे पहले ही मेरी माँ बोल पड़ी, अब ज़्यादा ना सोचिए, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा, मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ। माँ की बात पूरी हो जाने के बाद मेरे पिता बोले, अभी तो हम उसके कमरे से ही आ रहे हैं ना, तुमने देखा नहीं कि वो किस तरह अपने आप से बातें कर रही थी? उसे लगता है जैसे उसके आसपास कोई है। अभी उसके पास जाना ठीक नहीं है, हम कल सुबह उससे बात करेंगे। उन दोनों की बातें सुनकर मैं वापस अपने कमरे में आकर सोचने लगी थी, क्या वो सच कह रहे हैं या फिर मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? क्योंकि मेरे बारे में वो जो भी बातें कर रहे थे मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मैंने वैसा कुछ किया है। उनकी बातों की वजह से मुझे डर भी लग रहा था।
क्योंकि उससे पहले मेरे माता पिता ने कभी भी मेरे साथ वैसा मजाक नहीं किया था। उनकी बातों के बारे में सोचते हुए कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को शमशान घाट में पाया। वहां पर मेरे माता पिता के अलावा मेरे चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी और वो सभी लोग थे जिन्हें मैं जानती थी। उन सभी ने सफेद कपड़े पहने हुए थे और वो सभी उदास थे और मातम मना रहे थे। मैं उनसे पूछने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वो सभी किस वजह से दुखी हैं और किस बात का मातम मना रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ना तो मुझे सुन पा रहा था और ना ही देख पा रहा था। ये बात मुझे बहुत ज़्यादा हैरान भी कर रही थी और परेशान भी। तभी मेरी नज़र वहीं पास ही रखी अर्थी पर पड़ी। उस अर्थी पर मेरी ही लाश थी। मैं खुद की लाश देखकर एकदम सन्न रह गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मैं क्या करूं। मैं अपनी लाश देखकर पूरी ताकत से चीख पड़ी, लेकिन वहां कोई भी मेरी चीख नहीं सुन सका। मैं चीख चीख कर सबको ये बता रही थी कि मैं जिंदा हूँ। वो लाश मेरी नहीं है, लेकिन किसी के भी कानों तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही थी। वो सभी खामोश खड़े मेरी लाश की तरफ देख रहे थे। वो सन्नाटा मेरे दिल के अंदर खौफ पैदा कर रहा था और मैं अपनी लाश देखकर कांप रही थी। मेरे लिए वो सब कितना भयानक था वो मैं आपको बता नहीं सकती। कुछ देर बाद मुझे जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। चिता तैयार हो गई है, अब लाश को चिता में रखकर उसका अंतिम संस्कार करने का वक्त हो गया है। वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसी आदमी की थी जो मुझे अक्सर दिखाई देता था। उसकी बात सुनकर वहां खड़े कुछ लोगों ने मेरी लाश को चिता पे रख दिया और फिर मेरे पिता ने चिता में आग लगा दी। मैं अपनी आंखों से अपनी ही जलती हुई चिता देख रही थी। क्या यही है मौत? क्या मरने के बाद यही एहसास होता है? उस वक्त मेरे अंदर निराशा के सिवाय कुछ भी नहीं था और मैं अपने आप से इसी तरह के सवाल पूछ रही थी। तभी अचानक मैं उठकर बैठ गई और अपने हाथ पैर देखने लगी। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं जिंदा हूँ और मैं सपना देख रही थी, तब मैंने अपने आप से कहा, कितना भयानक सपना था। उस सपने का मुझ पर इतना गहरा असर हुआ था कि मैं अगले कुछ दिनों तक उसके सदमे से उबर नहीं पाई थी। उठते बैठते खाते पीते मैं सिर्फ उसी सपने के बारे में सोचती रहती थी। मैंने अपने माता पिता की बातें सुनी थी, इसलिए मैंने उनसे अपने सपने के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं उनसे अपने सपने के बारे में कुछ भी कहूँगी तो उन्हें लगेगा कि मेरा दिमागी संतुलन बिगड़ गया है और उन्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा। फिर एक दिन मेरी बुआ आई। मेरे माता पिता तो मेरी बातों पर यकीन नहीं करते थे, तो मैंने अपनी बुआ से वो सब बताया जो पिछले कुछ दिनों से मुझे अनुभव हो रहा था। उन्होंने मेरी बातों पर यकीन किया और वो मुझे अपनी एक फ्रेंड के पास ले गई। वो तंत्र विद्या में माहिर थी। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था मैंने उन्हें भी वो सब सच सच बताया। मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा, जाने अनजाने में मैंने एक जिन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अब अगर इसका निवारण नहीं किया गया तो वो मेरी जान ले लेगा और पीछा भी नहीं छोड़ेगा, और अगर उसे गुस्सा दिलाया गया तो वो कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि मेरी जान भी ले सकता है। जिनको शांतिपूर्वक मुझसे दूर करने के लिए उन्होंने जैसा जैसा मुझे करने को कहा मैंने बिल्कुल वैसा वैसा ही किया। सबसे पहले तो मैंने उनको जिन की पूजा में लगने वाले सामान जैसे इत्र, सफ़ेद कपड़ा, मिठाई, सफ़ेद फूल, चमेली का तेल और बहुत कुछ दिया। जिन की पूजा में लगने वाला सामान लेकर उन्होंने जिन को मुझसे दूर करने के लिए एक पूजा की और मुझे एक तावीज़ बनाकर भी दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अगले कुछ दिनों तक ना तो जिन के बारे में सोचूं और ना ही उसका नाम लूं, क्योंकि अगर मैंने वैसा किया तो वो फिर से मेरी ओर आकर्षित हो जाएगा और अगर दोबारा वो मेरी तरफ आकर्षित हुआ तो उसे मुझसे दूर करना बहुत ही मुश्किल होगा। मैंने उनकी कही हर बात मानी और उस दिन से लेकर अब तक मैं अपने चैनल पर बहुत सी हॉरर स्टोरीज अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे अपने आसपास किसी भी तरह की रूह या जिन के होने का एहसास नहीं हुआ। और हाँ, उस दिन के बाद से मेरे शरीर का सारा दर्द, कंधे की अकड़न और सीने का भारीपन भी दूर हो गया था और मुझे पहले की तरह अच्छी नींद भी आती थी। ये कहानी नहीं बल्कि मेरे साथ घटी सच्ची घटना है। ये कहानी यहीं पूरी होती है। आपको ये कहानी और सच्ची घटना कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
और अगर आपको ये स्टोरीज पसंद आ रही हो तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर हुआ तो मैं उस पर भी एक हॉरर स्टोरी ज़रूर अपलोड करूँगी। तो मिलती हूँ आप सभी से फिर से बहुत जल्द एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।